साल 1998 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज का इलाका, जनपथ मार्केट का ये एरिया। जनपथ मार्केट में नाई की एक दुकान, जिसके चारों तरफ सादी वर्दी में खड़े पुलिस वाले और रास्तों पर निगाहें लगाए मुखबिर की नज़रें। सभी बड़े बैग वालों की तलाशी हो रही होती है कि अचानक शुरू होती है फायरिंग। इस फायरिंग में एक व्यक्ति मौके पर ही मारा जाता है। 3 लोग पीछे के दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी ऊंचाई पर खड़े एक पुलिस वाले की नज़र भागते हुए उन 3 लोगों पर पड़ती है। वो उनका पीछा करता है, पर तार में पैर फंस जाने के कारण गिर जाने के बाद उसे 9 गोलियां मारी जाती हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत पर अपना प्रभाव रखने वाले सियासी किस्सों की इस सीरीज राजनीति में आप सबका स्वागत। अभी हम ऊपर जिस किस्से की बात कर रहे थे, वो किस्सा था एक ऐसे दिल दहला देने वाले अपराधी का, जिसने उत्तर प्रदेश की अपराध का इतिहास बदल कर रख दिया, जिसने बदल दिया उत्तर प्रदेश में अपराध के मायने, और साथ ही उसने बदला अपराध और राजनीति के कनेक्शन को। ये बात हो रही है श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला वो अपराधी जिसे बहुत कम समय में इतनी चर्चा मिली, जो उसकी मौत के लंबे समय के बाद भी उतनी ही मायने रखती है। जो घटना ऊपर मैं बता रहा था, वो घटना लखनऊ के जनपद मार्केट के बॉम्बे सैलून की थी, जहां वो अपनी शेविंग करवाने आया करता था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने उस जगह की घेराबंदी कर ली, और ये कहा जाता था कि जो AK-47 वो लेकर के चलता था, वो क्रिकेट का जो बैग आता है, क्रिकेट के बल्ले रखने के लिए जो बैग बना है, उस बैग में AK-47 रख करके वहाँ एक आदमी आता था श्री प्रकाश शुक्ल के आने के पहले। पुलिस इसीलिए हर बड़े बैग वाले की तलाशी ले रही थी। जब पुलिस ने रैंडमली एक बड़े बैग वाले को रोका, तो उसके बाद उसने वहाँ पर फायरिंग शुरू की, और फिर वो हुआ जो ऊपर आपको बताया गया। आइए अब हम जान लेते हैं श्री प्रकाश शुक्ल के बारे में। श्री प्रकाश शुक्ल गोरखपुर के पास हाटा के बगल में मामखोर गांव में श्री प्रकाश का जन्म हुआ था। पिता मास्टर थे, पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, पर पहलवानी का शौक रखता था। पिता मास्टर होने के कारण खुराक भी अच्छी थी। धीरे धीरे समय आने के साथ पहलवानी में रंग दिखने लगा, और लोकल लेवल पर अखाड़ों में उसे खासी ख्याति मिलने लगी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने श्री प्रकाश शुक्ल के जीवन का पूरा इतिहास बदल दिया, उसे नए रास्ते पर ढकेल दिया। एक दिन बाजार में वो अपनी बहन के साथ जा रहा था। कहा जाता है कि उसी समय राकेश तिवारी नाम के एक लड़के ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाई, जिसके बाद श्री प्रकाश शुक्ल को गुस्सा आया। गुस्सा इतना कम नहीं था कि वो बर्दाश्त किया जाए, गुस्सा इतना अधिक था कि उसने राकेश को वहीं पकड़ा और सीधे मार ही डाला। मार डालने के बाद उसे लगा कि अब उसे जेल जाना पड़ेगा, पर जेल जाने से बचने के लिए उसने एक नया रास्ता चुना, विदेश भागने का। विदेश भागने के रास्ते पर चलते हुए वो बैंकॉक पहुंच गया, पर बैंकॉक में उसका मन नहीं लगा। भारत में उसकी वापसी हुई। भारत वापसी के बाद उसने अपने लिए गॉडफादर खोजना शुरू किया। गॉडफादर की तलाश पूरी हुई बिहार के मोकामा में। वो मोकामा पहुंचा और सूरजभान का शागिर्द बना। सूरजभान में उसे अपना गॉडफादर दिखने लगा। सूरजभान के करीब आकर के उसने फिर शुरू की अपराध की दुनिया का ककहरा सीखने की शुरुआत हुई, और ककहरा सीखते सीखते वो सूरजभान से भी आगे निकल गया। 20 साल की उम्र में साल 1993 में पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में श्री प्रकाश शुक्ल का नाम आया। इसके बाद पुलिस लगातार उसे तलाश करती रही, जो तलाश उसकी मौत पर जाकर ख़त्म हुई थी। सूरजभान के संपर्क में आने के बाद श्री प्रकाश ने अपने आपराधिक जो काम थे उसको अंजाम देना शुरू किया। फिर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपने आपराधिक साम्राज्य को फैलाने के बाद उसकी नज़रें बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ गईं। वो इनमें कामयाब भी रहा। फिर उसकी नज़र पहुंची नेपाल पर, और उसने शुरू किया नेपाल से अपने गैर कानूनी धंधों को अंजाम देना। उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की दुनिया में 2 बड़े नाम हुआ करते थे। एक नाम था हरिशंकर तिवारी का, और दूसरे थे वीरेंद्र शाही। इन दोनों का उस समय राजनीति के साथ साथ अपराध की दुनिया में भी सिक्का चलता था। इनसे बड़ा उस समय कोई नहीं था। ये अपने को सबसे ऊपर रखते थे। उस समय
दोनों ही ये जो दोनों अपराधी थे वो विधायक भी थे, राजनीति में उनकी खूब अच्छी खासी एक पकड़ रह चुकी थी, सरकार का हिस्सा भी रह चुके थे। श्री प्रकाश शुक्ल अब इनसे ऊपर निकलने की जुगत में लग गया। उसने साल 1997 के समय में, जनवरी के जो शुरुआती समय था साल 1997 का जनवरी के महीने में, उसने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। श्री प्रकाश शुक्ल के आपराधिक इतिहास को नज़दीक से देखने वाले आईपीएस राजेश पांडे ने बीबीसी को खुद बताया था कि जनवरी 1997 में श्री प्रकाश ने लाटूस रोड पर, जो लखनऊ का लाटूस रोड है वो बेहद व्यस्त इलाका माना जाता है, और व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े उसने लखनऊ के सबसे बड़े लॉटरी कारोबारी विवेक श्रीवास्तव को गोली मार दी। उसने एक दो नहीं बल्कि कई गोलियां मारी, और मारने के बाद ये चेक भी किया कि क्या वो मर गए हैं या नहीं। इस घटना से श्री प्रकाश शुक्ल की दहशत चारों ओर फैलने लगी। इसके 10 दिन के बाद ही उसने आलमबाग में ट्रिपल मर्डर किया, 3 आदमियों की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि 31 मार्च के दिन उसने महाराजगंज से लक्ष्मीपुर के विधायक रहे वीरेंद्र शाही की दिन दहाड़े हत्या की। हत्या के बाद उसने उन्हें कई गोलियां मारी। उस समय ये बताया जाता है कि शायद उसे ये कन्फ्यूज़न था कि हार्ट की शोर होता है, इसलिए उसने बाएं और दाएं दोनों ओर कई गोलियां मारी। उस समय चूँकि स्कूल का रिजल्ट आया था, चारों ओर खूब भीड़ थी, तमाम लोगों ने उसे ये सारी चीज़ें करते हुए अपनी आँखों से देखा, पर उसे किसी भी तरीके का कोई खतरा उस समय महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक उसने वीरेंद्र शाही को अपने पैर से पलट करके देखा कि वो मर गए या नहीं। श्री प्रकाश शुक्ल की दहशत का सिलसिला यहीं नहीं थमा। लखनऊ के एक उस समय के सबसे बड़े बिल्डर मूलराज अरोरा को उनके ही दफ्तर हजरतगंज से उसने गन पॉइंट पर किडनैप किया। इसके बाद उसने लगभग 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली। पुलिस की जानकारी के बावजूद भी वो फिरौती वसूलने में कामयाब रहा। श्री प्रकाश की दहशत लगातार बढ़ती जा रही थी, तभी उसने एक और दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। विधानसभा चल रही थी, सत्र चालू था। विधानसभा से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित दिलीप होटल में उसने 3 लोगों की हत्या की। 3 लोगों की हत्या के लिए उसने AK-47 से 100 से ज़्यादा गोलियां दगाई। उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट विधानसभा तक पहुंची थी। गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज़ विधानसभा में बिल्कुल साफ साफ सुनी गई थी। बढ़ते दहशत और गैर कानूनी धंधों के बीच उसे राजनीति का चस्का लगा। श्री प्रकाश ने अब तय किया कि वो राजनीति में आएगा, और उसकी नज़र टिकी जाकर के चिल्लू पार की विधानसभा सीट पर। चिल्लू पार विधानसभा सीट, उस समय हरिशंकर तिवारी वहां से विधायक थे। जेल से चुनाव जीतने के बाद हरिशंकर तिवारी खासे चर्चा में रहे थे, और साथ ही साथ चर्चित रही थी चिल्लू पार की विधानसभा सीट। श्री प्रकाश ने वहां नजरें गड़ाई। बहुत ही कम समय में उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए, लेकिन उसने केवल दुश्मन ही नहीं बनाए, दोस्त भी बनाई। उसके दोस्तों की फेहरिस्त भी काफ़ी लंबी थी। राजनीतिक जो गलियारा है उसमें उसके कुछ दोस्त हैं। एसटीएफ की रिपोर्ट के मानी जाए तो जो एसटीएफ ने लिखा है उसके हिसाब से अमरमणि त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, शिव प्रताप शुक्ला, आरके चौधरी और अष्टभुजा शुक्ला जैसे कई बड़े नेता जो थे वो उसके दोस्तों की फेहरिस्त में आते थे, जो उसका समर्थन करते थे आंख बंद करके। इसी बीच 13 जून 1998 को उसने बिहार के बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को पटना में गोलियों से भून दिया। बृज बिहारी उस समय अपने स्टाफ के साथ थे और अपनी बत्ती लगी हुई गाड़ी से नीचे उतर रहे थे कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलीं और बृज बिहारी वहीं मार दिए गए। इसके बाद अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसी समय एक ऐसी खबर आई जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ल की तरफ से कहीं से उड़ती खबर मिली पुलिस को कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है। सुपारी की रकम थी 5 करोड़ रुपए। कल्याण सिंह की सुपारी लेने की खबर के बाद उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे अजय राज शर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ बनाई गई। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। ये जो टास्क फोर्स बनी, एसटीएफ जो बनी, उसका मेन काम था श्री प्रकाश शुक्ल को मारना या पकड़ना। बहरहाल एसटीएफ का जो निर्माण हुआ था उसमें कोई उस समय अजय राज शर्मा ने
क्योंकि अपनी बाद में जो किताब है उनकी, उस किताब में उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से ये सीधे मांग की कि वो अपनी एक अलग टीम बनाएंगे और उस टीम के जितने भी जवान थे वो सभी 35 साल से कम उम्र के थे, और साथ ही ये सारे के सारे जवान अजय राज शर्मा के विश्वसनीय थे। उस टीम में तत्कालीन जो लखनऊ के एसएसपी थे अरुण कुमार, और साथ ही उस समय हजरतगंज के सीओ रहे राजेश पांडे को भी सम्मिलित किया गया। एसटीएफ की गठन के बाद शुरू हुई श्री प्रकाश शुक्ला की घेराबंदी, पर केवल मुखबिर की खबर के आधार पर ही उसकी घेराबंदी होती थी। उस समय तक पुलिस के रिकॉर्ड में श्री प्रकाश शुक्ल की एक भी फोटो नहीं थी। अखबारों में केवल घटनाएं छपती थीं, कभी कोई तस्वीर छप नहीं पाई। तभी राजेश पांडे को खबर मिली कि वो लखनऊ में एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुआ। हालांकि वो वैवाहिक समारोह कहीं कहीं बताया जाता है कि गोरखपुर में सम्मिलित हुआ। राजेश पांडे गोरखपुर तक गए पर उन्हें वहाँ कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। यहाँ तक तस्वीर की छानबीन करते समय फोटोग्राफर और दूसरे अन्य लोगों ने यह भी बताया था कि यदि इस घटना की जानकारी श्री प्रकाश को हो गई तो हम सब लोग मार दिए जाएंगे। बहरहाल राजेश पांडे वहाँ से खाली हाथ लौट आए। कुछ समय के बाद उन्हें फिर एक सूचना मिली कि वो एक बर्थडे पार्टी में आया था जो उसकी बहन के घर था। उसमें फिर वो फोटो की तलाश में राजेश पांडे उनके बहन के घर पहुंचे। बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के बाद एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो उनको वहाँ से मिल पाई। राजेश पांडे ने खुद बीबीसी को ये बात बताई थी कि उस फोटो को लेने के बाद वो जनपद पहुंचे थे, जहां एक स्टूडियो पर एक फिल्म अभिनेता का शरीर लगा करके और उसका चेहरा लगा करके उसको फिर से रीप्रिंट कराया गया और वही फ़ोटो अगले दिन के अखबारों में छापी गई। श्री प्रकाश शुक्ल के लिए कहा जाता है कि वो पढ़ा लिखा भले ही कम था, अंग्रेजी उसे नहीं आती थी, पर इसके बावजूद भी वो अपने लिए जो अखबार में खबरें उसकी छपती थी उसकी कटिंग मंगाया करता था। इसके लिए उसने अंग्रेजी के जानकार एक लड़के को सेट कर रखा था। जब उस दिन उसकी बात हुई तो उस लड़के ने श्री प्रकाश शुक्ल को बताया कि आपकी फ़ोटो अखबार में छपी है। श्री प्रकाश शुक्ल में इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि वो सारी कटिंग एक लड़के को जो इसे वो भेज रहा है उसको दे दे। वो कटिंग उस लड़के को दी गई। श्री प्रकाश शुक्ल ने जब उसे देखा तो उसने खुद कहा कि ये फ़ोटो आखिर कैसे आ गई। हालांकि जो फ़ोटो के कपड़े थे वो पहचान चुका था कि ये उसके नहीं है, पर चेहरा उसका ही है। वही फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट की गई और जिसके बाद उन्हें घेराबंदी में कुछ आसानी हुई। एसटीएफ का एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ल जिंदा या मुर्दा। अगस्त 1998 के आखिरी समय में जो आखिरी हफ्ता चल रहा था उस समय पुलिस को एक बड़ी टिप मिली। टिप यानी मुखबिर की खबर। मुखबिर ने पुलिस को ये खबर दी कि दिल्ली के बसंत कुंज में श्री प्रकाश शुक्ल ने एक फ्लैट लिया है, वो उसी फ्लैट में रह रहा है। 21 सितंबर की शाम को पुलिस को एक और खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ल अगले दिन सुबह 5:45 पर एयर इंडिया की फ़्लाइट से रांची जाने वाला है। फिर पुलिस ने 3 बजे ही एयरपोर्ट पर घेराबंदी कर दी। उसे चप्पे चप्पे को छावनी में बदल दिया गया। हालांकि बाद में श्री प्रकाश शुक्ल वहां आया ही नहीं। पुलिस के हाथ एक बार फिर निराशा लगी। ये बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ल को मोबाइल का बेहद शौक था, मोबाइल का खासा शौकीन था। उस समय उसके पास 14 सिम थे, पर यह भी एक विडंबना थी कि अपने जीवन काल के आखिरी समय में उसने केवल एक सिम का ही उपयोग किया, जबकि उसके पहले वो लगातार बदल बदल कर सिम का उपयोग किया करता था। इतना ही नहीं, वो नेपाल और दूसरी जगहों से कॉन्फ्रेंस कॉल किया करता था, जिससे ये लगे कि अपराधी भारत के बाहर कहीं बैठ करके ये सारी घटनाएं अंजाम दे रहा है। हालांकि वो दिन पुलिस के लिए खासा सुकून भरा था। पुलिस के लिए वो दिन किस्मत वाला रहा। कुछ ही समय बीता था कि पुलिस को एक बार फिर एक नई टिप मिली। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिली कि मोहन नगर के फ्लाईओवर के पास श्री प्रकाश शुक्ल की नीली CLO देखी गई है। नीली CLO का नंबर था HR 26G 7305। हालांकि बाद में जब जांच हुई तो ये नंबर फर्जी निकला। ये नंबर किसी स्कूटर को अलॉट था। दोपहर 1:50 का समय था। मोहन नगर फ्लाईओवर से जब इसकी नीले रंग की CLO क्रॉस हुई तो पुलिस की 5 गाड़ियों ने उसका पीछा किया। STF के गठन के समय पर पुलिस के जो STF गठित हुई थी उस समय सबसे तेज गाड़ियां पुलिस के लिए मंगाई गई थी। 10 टाटा सुमो का ऑर्डर दिया गया था जो उस समय बिल्कुल नई नवेली थी और ये गाड़ियां पूरे भारत में किसी भी पुलिस के पास नहीं हुआ करती थीं और ये गाड़ियां बिना नंबर के होती थीं। बहरहाल 5 गाड़ियों से पुलिस ने उसका पीछा किया।
जब उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इसी बीच जो पुलिस की गाड़ी थी उसमें जो इंस्पेक्टर वीपीएस चौहान थे उन्होंने अपनी गाड़ी श्री प्रकाश शुक्ल की गाड़ी के आगे लगा दिया। श्री प्रकाश शुक्ला अपनी गाड़ी खुद चला रहा था, आगे उसके साथ अनुज प्रताप सिंह बैठा था और पीछे बैठा था सुधीर त्रिपाठी। पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी और बढ़ाई तो जो स्टेट हाईवे है उसके 1 किलोमीटर पहले उसे चारों ओर से पुलिस ने ठीक से घेर लिया और फिर शुरू हुई गोलीबारी। पर ये वो दिन था, पुलिस के पास AK-47 होने के बाद भी पुलिस अपने को बचाते हुए गोलियां चला रही थी, लेकिन पुलिस की जानकारी में ये नहीं था कि उस समय श्री प्रकाश शुक्ल के पास AK-47 नहीं थी। इसके बावजूद भी उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू किया। उसकी तरफ से कुल 14 गोलियां चली और पुलिस की तरफ से 45 गोलियां। 45 गोलियों के चलने के बाद श्री प्रकाश शुक्ल वहीं पर ढेर हो गया। हालांकि जो राजेश पांडे हैं उन्होंने उस कार्यवाही के बारे में जब BBC से बात की तो वो कहते हैं कि उस समय खुद श्री प्रकाश शुक्ल ने बार बार उसे छोड़े जाने की मांग की, बार बार उसने ये भीख मांगा कि उसका जीवन बख्श दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। अंत में वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ। पुलिस की गोली का शिकार होने के बाद जब उसकी मृत्यु कन्फर्म हो गई तो ये सूचना विधानसभा में, जो उस समय चूंकि सत्र फिर चल रहा था, और ये सूचना मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दी गई। कल्याण सिंह ने एक बार फिर से पूछा कि क्या ये वही है, ऐसा ना हो कि मैं घोषणा कर दूं और बाद में वो कोई और निकले। अजय राज शर्मा के कन्फर्म कर देने के बाद कल्याण सिंह ने सदन में श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने की घोषणा की। श्री प्रकाश शुक्ल के जीवन का अंत हुआ। ये दिन था 22 सितंबर 1998। आखिरकार लगभग 2 बजे तक कुल 10-15 मिनट की कार्यवाही में STF ने इतने बड़े दुर्दांत अपराधी की जो जीवन लीला थी उसको समाप्त कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला की जो दहशत थी वो उस समय इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि एक दिन ये कहीं मुख्यमंत्री ना बन बैठे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। बहरहाल अपनी अय्याशी और रंगबाजी के चक्कर में श्री प्रकाश शुक्ल को अपना जीवन गंवाना पड़ा। वो बेहद तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहा था। शायद यही कारण था कि उसने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। बहरहाल उसका ये जीवन समाप्त हुआ। फिर उसके ऊपर फिल्में आईं, आगे चलकर वेब सीरीज़ भी बनाई गई। तमाम तरीके की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर अभी भी उपलब्ध हैं। बहरहाल आज के हमारे इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर भेंट होगी एक नई सियासी किस्से के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।